नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। प्रेस वार्ता की शुरुआत करेंगे। प्रेस वार्ता में हम लगातार वो बातें करते हैं जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है। आपको बता दें, आज उन बातों पर चर्चा करेंगे जो न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पर रहने वाली है। इसके साथ ही वो बातें जो आज पूरा दिन भर टीवी चैनल्स पर बीच बहस का हिस्सा बनने वाली है। इसके साथ ही वो बातें जो आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेंगे। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूरज पाठक एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ ही ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और जय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है। देखिए, एक खबर जो पाकिस्तान से है वो खबर ये है कि पाकिस्तान से चीन नाराज है। ये खबर आज प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है अधिकतर अखबारों में। कहा यह जा रहा है, मूल जो खबरों का विषय है वो ये है कि जो सीपेक है उसको लेके चीन की नाराजगी पाकिस्तान से है। और एक परंपरा है पाकिस्तान और सऊदी अरबियन के कि अगर कोई नया प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बनता है तो उनको राजकीय दर्जा देकर वो अपने देश में बुलाते हैं। लेकिन किसी भी जो दोनों देशों के जो राष्ट्रपति है ये इनके न्योता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन के और सऊदी अरब के रिश्ते इतने ठीक नहीं है। एक्चुअल इसमें मूल बात यह है कि पाकिस्तान जो सीपेक में काम 15 सालों से कर रहे थे और अरबों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, और वहां पे जिस प्रकार से उनके इंजीनियर्स, वैज्ञानिक एवं सिपाहियों के साथ में मारपीट हुई और उनकी हत्या की गई है, उसी से चीन नाराज है। कहना ये पड़ता है कि पाकिस्तान अब इस लायक नहीं रहा कि चीन के जो कर्मचारी लोग पाकिस्तान में काम करते हैं उनकी रक्षा कर पाए। इसी के चलते जो है पाकिस्तान ने जो उनको निमंत्रण दिया है, राजकीय अतिथि का आमंत्रण स्वीकार चीन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी कि इसके पीछे अमेरिका उसमें नजर गड़ाए बैठा हुआ है कि जब चीन यदि इस प्रोजेक्ट से हाथ हटाता है तो निश्चित रूप से जो है अमेरिका उस पर जो उस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकता है, और पाकिस्तान उसमें रुचि भी दिखा रहा है। इसी कारण से ही चीन नाराज है। मैं एक बात बता देना चाहूंगा इस खबर के ऊपर कि यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चीन जिस प्रकार की भूमिका पाकिस्तान में निभा रहा है उससे इतने आसानी से पीछा छुड़वाना बहुत कठिन काम है। तो इस खबर को जिस प्रकार से प्रकाशित आज किया गया है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत आने देखने मिल सकता है। इसके कारण यह है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें से जो बजट है वो पाकिस्तान में खर्च करने के लिए एक बड़ा बजट रखता ही है, और जिसके चलते पाकिस्तान जो अभी भूखमरी के कगार पर आ रहा था उससे थोड़ी बहुत राहत वहां पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब शायद चीन हाथ ना आए और जिस प्रकार जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में बहुत कुछ वो हासिल कर ले। एक और खबर चीन से ही है कि चीन में जिस प्रकार एक हाईवे में ओवरब्रिज गिरने के कारण से 19 लोगों की जान चली गई है। चीन हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है कि ये बहुत फास्ट और टेक्नोलॉजी के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करता है, और हाईवे के ढहने के कारण से जिस प्रकार 19 लोगों की मौत हो गई, इससे चीन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तकनीकी है उसी पर अब उंगली उठने लगी है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है भारत के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ड्रग्स माफिया है उनमें से जो एक बड़ा तस्कर है दरियागंज से 700 करोड़ रुपया अफगानिस्तान भेजे थे ड्रग्स के लिए, वो पकड़ा गया है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स पेडलर है। तो इसके गिरफ्तारी के बाद अनेक और भी जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम लगी हुई है। और इनका काम ये था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आसपास के जो देश है वहाँ ड्रग्स सप्लाई करना और पैसा भेजना,
हवाला करना, ये उनके मुख्य काम था। ये सिंडिकेट चलाने वाले जो ड्रग माफिया शाहिद अहमद के लिए काम करता था और ये इसके गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स माफिया पर एक बड़ा और ऑपरेशन हमें देखने को मिल सकता है। कारण क्या, जिस प्रकार के खुलासा इसने किया है उससे लग रहा है कि बहुत बड़े स्तर पे कार्रवाई होगी और जो ड्रग्स के लिए विशेष करके पंजाब एक कुख्यात है, उन सब चीजों से जो है अब निजात मिल पाएगा। एक और ये खबर है कि जो चीन है, चीन से ही कि 100 पत्रकारों से अधिक पत्रकार, लगभग 160 पत्रकारों को चीन जेल में बंद करके रखा है। ये दुनिया में कुल मिला के 339 जो पत्रकार है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जेल में है। अकेले चीन में 160 पत्रकारों को जेल में डाला गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विचार मंथन किया गया है और जो फ्रीडम टू राइट इंडेक्स है, इन्होंने एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटल पे रखे है कि चीन एक और आजादी की बात करता है, चीन एक स्वतंत्रता की बात करता है, वही वहाँ फ्रीडम नहीं है। 160 पत्रकारों को उन्होंने जेल में डाल रखा है। तो इसके चलते चीन को उसमें नीचा देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो अधिकतर जिस प्रकार और पत्रकारों को डराना धमकाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करती है। एक अंतिम खबर ये है कि अमेरिका में एक कल एक दिन भर एक खबर चली कि गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़ है, वो अमेरिका में जो है उसकी हत्या हो गई है। इस खबर को लेके भारत में भी बहुत ज्यादा हलचल इसीलिए पैदा हुई क्योंकि गोल्डी बराड़ वो व्यक्ति है जो विश्नोई गैंग के लिए काम करता है और विश्नोई के स्थान पर ये काम करता है और यही व्यक्ति ने सलमान खान पर गोली चलाई थी, गोली चलवाई थी। और इस खबर को लेके जिस प्रकार खलबली मची हुई थी, कहा यह जा रहा था कि अमेरिका में ही जो है गोल्डी बराड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन शाम आते आते जो है उस खबर झूठी निकली, क्योंकि खबर पर यह कहा गया है कि गोल्डी बराड़ नहीं, एक जो गोली चलाने वाले जो सलमान खान के ऊपर है, उसमें जो हथियार सप्लाई किया था मुंबई में, उसको गिरफ्तार किया गया था और थाने में ही उसने फांसी लगा ली, क्योंकि वो इस मामले को ये जानकारी उसको नहीं थी कि ये सलमान खान के लिए उपयोग होने वाला है और गोल्डी बराड़ के लिए ये लोग काम करते हैं। क्योंकि गोल्डी बराड़ के लिए जो काम करने वाले लोग हैं पहले से ही गिरफ्तार है, लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया गया जिसने हथियार सप्लाई किया था, उसने कल वहां मुंबई में हिरासत में ही फांसी लगा ली बाथरूम में जाके। उसी के चलते हवा ये उड़ गई थी कि अमेरिका में जो गोल्डी बराड़ है वो उसकी हत्या हो गई। इस खबर ने जो विश्नोई गैंग है, लॉरेंस विश्नोई गैंग के अनेक सदस्यों ने जो है अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी, लेकिन बाद में जब ये खबर झूठी निकली कि गोल्डी बराड़ जीवित है और उसकी हत्या नहीं हुई है, तब जाके इस खबर पर ये मोहर लगी है कि ये झूठी खबर है। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और जिस तरह से अभी सलमान खान जो फायरिंग केस है उसमें नए नए अपडेट्स आते ही जा रहे हैं। इस तरह से आपने बताया कि कल कस्टडी में भी एक जो अपराधी था उसने फांसी लगा ली है, उसकी मौत हो गई है। सूरज पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर ट्रेंड में रहने वाली हैं, उस पर हमारे दर्शकों का ध्यान केंद्रित कीजिए। बिल्कुल ऋषिका, जिस तरह से देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है और सभी राजनीतिक दल तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयार हैं और कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब तीसरे चरण का मतदान होगा। ऐसी स्थिति में कल जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उन्होंने अपनी वहां सभा के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष के वोट बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने माफी चाहूंगा, कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया था। और इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा चालू हो गया है। गुजरात में वो दौरे कर रहे हैं और गुजरात में इस बार क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 26 सीटों में से एक सीट पर पहले ही एक प्रत्याशी को निर्विरोध चयन कर लिया गया है।
बाकी 25 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी सत्ताधारी दल के एनडीए के जितने भी नेता हैं, जहां सभाएं कर रहे हैं, जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां पर विपक्ष को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और उनकी जो खामियां हैं वो जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण के मतदान से पहले जातिगत समीकरणों के आधार पर जो प्रचार किया जा रहा है उसको लेकर के सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं। दूसरी तरफ कल एक और खबर जो सुर्खियों में रही है, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करने की गई थी। इस पर गलियारों में चर्चा रही है। संजय राउत का बयान आया था, वो भी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम देखें तो चुनाव के चलते जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के परिदृश्य में जीतू पटवारी ने निशाना साधा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जो राजाओं को राजघराने वालों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो कांग्रेस के लोग मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो ये बात उनको हजम नहीं हो पा रही है। इस तरह से वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहा है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि कुछ और खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं, जिन पर चर्चाएं होनी हैं और लगातार जारी है। कल एक बड़ी खबर थी कि दिल्ली के लगभग 200 स्कूलों में, दिल्ली और एनसीआर के 200 स्कूलों में एक ईमेल प्राप्त हुआ कि स्कूल में बम है और इस एक मेल ने हड़कंप मचा दिया। वहां पर सारे स्कूल खाली करा दिए गए, बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, बसें तैयार रखी गई। तो इसको लेकर के भी लगातार सोशल मीडिया पर भी और तमाम अखबारों और टीवी चैनल्स पर भी लगातार चर्चाएं रही हैं कि ये, हालांकि पुलिस ने इसमें जो जांच की है वो जांच की कि ये जो मेल आए थे ये रूस से आए थे और इसका जो आईडी था वो स्वारीम था, क्योंकि स्वारीम जो नाम है यूजर आईडी का वो आईएस इस्तेमाल करता है। हालांकि उसका जो डोमेन था वो आरयू था और आरयू जो है वो रूस का डोमेन है, लेकिन आईएस जो है रूस का डोमेन इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसको लेकर के तमाम तरह की कयास लगाए गए हैं, चर्चाओं में रहा है। दो खबरों पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। पहली खबर है कि उज्जैन से जहां एक आश्रम में एक आचार्य के द्वारा जो बच्चों के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है, वहां 3 लड़कों ने आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो संचालक हैं उस आश्रम के, क्योंकि उस आश्रम में बच्चों को वेद पढ़ाया जाता है, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है और वहां के एक आचार्य के द्वारा और एक सेवादार के सहयोग से 3 बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की जो मामला सामने आया, तो इस मामले ने कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को झकझोर दिया है। क्योंकि वहाँ जो अभिभावक हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं, लगभग 100 बच्चे वहाँ रहते हैं और 3 बच्चों ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि वहाँ के ही एक आचार्य ने उनके साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत की है। तो वहाँ वो छोटे बच्चे शिक्षा अध्ययन करने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह का कृत्य होता है तो अभिभावकों के लिए बड़ी परेशानी कि वो बच्चों को इस तरह के बाहर रखकर, हॉस्टल में रख करके कैसे उन्हें शिक्षा दिला पाए। दूसरी तरफ भोपाल की जो खबर है, एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की, सियासी गलियारों में उसको लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है कि जहां एक तरफ कांग्रेस उससे मुद्दा बनाना चाह रही है कि क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये जोड़ा है कि जो आरोपी है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई कनेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी से वह संबंध रखता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कहा जा रहा है कि बच्चियों के मामले में राजनीति कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला और बच्चे सुरक्षित हैं। उस मामले को लेकर के यदि हम देखें तो जहां हम ये देख पाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में एक बात सामने आ जाती है कि जैसे ही ये मामला उजागर होता है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए एसआईटी गठित कर देते हैं और एसआईटी को इसकी जांच दे देते हैं।
और SIT अब इसकी जांच भी कर रही है उसके तमाम पहलू पर, क्योंकि इसमें एक बात और आई है कि बच्ची की मां ने जो शिकायत की है, तो जो स्कूल के संचालक हैं उनका कहना है कि उनको जो जानकारी लगी है कि बच्ची की मां इस तरह की घटनाएं पहले भी कर चुकी है और वो इस तरह की शिकायत करके लोगों को डराती है या उनसे पैसे ऐंठने का काम करती है। हालांकि इस संदर्भ में भी जांच की जा रही है, जांच की दिशा इस तरफ भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जो दोनों खबरें हैं ऋषिका, ये दोनों खबरें कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है और सामाजिक मूल्यों का पतन किस तरह हो रहा है कि जो वो मासूम बच्चे जो शिक्षा अध्ययन के लिए, अपना भविष्य गढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं जा रहे हैं और स्कूल में, हॉस्टल में हैं, आश्रम में हैं, तो उनके साथ यदि वहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है, इस तरह की वारदातें की जाती हैं, तो स्वाभाविक बात है कि फिर बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? न लड़कियां सुरक्षित हैं, न लड़के सुरक्षित हैं, तो फिर मासूम अगर जाएं तो जाएं कहाँ? अभिभावकों की ये बड़ी चिंता का कारण है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने, क्योंकि जिस तरह से अब ये जो दो खबरें सामने आ रही है उज्जैन से और राजधानी भोपाल से, कहीं ना कहीं इन खबरों ने सभी को हैरान करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा जी भी बने हुए हैं। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और उत्तर प्रदेश की वो कौन सी खबरें हैं आपसे जानना चाहूंगी जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली। इसके साथ ही जो दो सीट जिस पर अब काफी ज्यादा दिलचस्प ये देखना हो गया है कि प्रत्याशी कौन उतारे जाएंगे, क्योंकि इस पर तो हमने कांग्रेस का प्रदर्शन भी वहां पर देख लिया है। कांग्रेस को ही जगाने के लिए नींद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। खबर ये भी सामने आई थी कि एक कार्यकर्ता ने तो पेड़ से फांसी लगाने तक की बात कह दी थी। इनको लेकर जरा स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखिए ऋषिका जी, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका राजधानी लखनऊ में उनका दौरा है और वो आज जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर संगठन की बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे कहीं न कहीं। तो अवध क्षेत्र की 8 सीटों पर बैठक आज होनी है और रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज सीट को लेकर चर्चा है। वहीं मोहनलालगंज, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा सीट पर भी चर्चा करेंगे अमित शाह। बता दूं कि इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और धर्मपाल सिंह, JPS राठौर और अन्य जो है मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। वहीं समीक्षा के बाद में गृह मंत्री लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे और यहीं रुकने का कार्यक्रम। वहीं बता दूं ऋषिका जी की सांसद सोनिया गांधी के करीबी KR शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है रायबरेली और अमेठी के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा हो जाएगी। रायबरेली में 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन होना है और मैं रायबरेली की तैयारी के लिए आया हूँ। तो रायबरेली की जनता कांग्रेस के साथ में है, लोगों के साथ में मैं चाहता हूँ कि गांधी परिवार चुनाव लड़े और अमेठी व रायबरेली के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। इसको लेकर बता दूं ऋषिका जी की कहीं न कहीं जो राज्यसभा सांसद हैं, जो राजीव शुक्ला है, उन्होंने कल कांग्रेस में ऑफिस में एक प्रेस वार्ता की है और उस वार्ता पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर उन्होंने कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त अंडर करंट है। बुधवार को जब इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री अब खुद ही 400 पार का नारा अपने भाषणों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब 400 पार तो छोड़ दीजिए, पीएम मोदी ने मोदी की गारंटी की बात भी कहनी बंद कर दी है। और सच तो यह है कि वह फिर अपनी पुरानी बात हिंदू और मुसलमान में कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं। तो इसको लेकर कर जो है पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। मैं बता दूं ऋषिका जी की कल मजदूर दिवस था और उस मजदूर दिवस पर कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ में वजीरगंज में बिना सुरक्षा उपकरण के सीवन में सफाई के उतरे बाप बेटी की दम घुट जाने से मौत हो गई। और इस दर्दनाक घटना पर दुखद व्यक्त करते हुए कहीं न कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम मजदूरों को देश के निर्माण में उनके योगदान योग्य सराहना देते हैं। आज के दिन हम मजदूरों की समस्या और उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता से विचार करते हैं और आज ही ये दिन इतनी संवेदनशील को ही मजदूरों को मरने के लिए शिविर में भेज दिया जाता है।
तो राय ने यह भी कहा है कि झूठ और जुमले की बुनियादी पर टिकी सरकार बातें तो चांद की करती है, मगर आज भी सीवर टैंकों में सफाई के दौरान हो रही मौतें बदस्तूर जारी है। मोदी सरकार ने खुद ही लोकसभा में बताया कि पिछले 5 सालों में 339 मौतें सीवर में सफाई के दौरान हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ऋचा जी कहीं न कहीं बता दूं कि जो वो नेता हैं कांग्रेस को चाहे भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 5 मई को इटावा के बर्तना में आगमन होगा और पीएम लोकसभा क्षेत्र की विशाल जनसभा को कहीं न कहीं संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम है इटावा फर्रुखाबाद कन्नौज व मैनपुरी लोकसभा में सम्मिलित होंगे। रिश्का जी एक खबर और है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद आज हो जाएंगे। सुबह 11:20 पर मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो में शामिल होंगे और क्वेश्चन कॉलेज तिराहे से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे रामलीला ग्राउंड एटा में जनसभा करेंगे और दोपहर 2:25 पर सिरसागंज फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा ज्ञानेश आपने। अब जिस तरह से, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक भी लेने वाले हैं और जो 3 सीटें जिस पर दिलचस्प स्थिति बनी हुई है वो देखना भी काफी दिलचस्प ही होगा कि अब इन पर किन प्रत्याशियों को उतारा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोष अब कार्यकर्ताओं में भी इन सीटों को लेकर देखने को मिल रहा है। आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये वो खबरें आज दिन भर की आपको बताई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो खबरें जो आपके काम की है, इसके साथ ही वो खबरें जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं, बीच बहस का हिस्सा बनी रहने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।